शुरू करें भाई। कल हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? ब्रजभाषा वाला हो गया था पूरा, कुछ बचा था उसमें? चलिए, जो भाषा से संबंधित पत्र हैं उन पर बात करें। जो बाकी हैं उनको मैं छोड़ रहा हूं, गिलोटिन करता जा रहा हूं। भाषा खंड के पूरे आंसर लिखे मिलेंगे ना? हमको सिर्फ नोट्स को पढ़ना है ना। नोट्स तो पढ़ो यार आप लोग कम से कम। हाँ, आपको नोट्स पढ़ने हैं बस, पर नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। थ्री सिस्टर्स के लिए देखिए, आपके सम्मान में पत्र आए। विनम्र निवेदन है आपसे, बैच खत्म होने को है। जैसा कल आपने बताया कि थ्री सिस्टर्स बहुत शानदार लिखती हैं और मैं भी अच्छा बनाती हैं, तो यदि थ्री सिस्टर्स मंच पर आकर विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य लेखन के टिप्स दे दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और साथ ही मैप बनाने की ट्रिक बता दें तो और अच्छा रहेगा। थ्री सिस्टर्स के अलावा और जिनको आप आंसर राइटिंग में बेस्ट समझते हैं उनके टिप्स भी हमारे बहुत काम आएंगे। धन्यवाद सहित नीचे स्माइली है और लिखा है, गाने और चुटकुले से बेहतर है कि कुछ अच्छी बातें सीख लेंगे हम थ्री सिस्टर से। तो आज से आप ही परफॉर्म कीजिए, फिर गाना वाना बंद कर देते हैं। तो आप में से कौन मन संभालेंगे? अब से आंसर ही खराब लिखेंगे ये करना पड़े इससे अच्छा तो। लेकिन देखिए, सेलिब्रिटी स्टेटस यही होता है कि डिमांड हो रही है रॉक स्टार के लिए। तो किस दिन समझाइए नक्शा कैसे बनाते हैं। आप सिखा सकती हैं सबको हैं बोर्ड पर? पहले मुझे सिखाएंगे? ठीक है, सिखा दीजिए, पहले मुझे सिखा दीजिए। अगर मैं सीख गया तो मान लेंगे फिर कोई भी सीख जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। यही कहना चाह रही है ना कि अगर आप सीख जाएंगे तो फिर इसका मतलब कोई भी सीख जाएगा ठीक है, आज मुझे सिखाइए क्लास के बाद, और अगर मैं सीख गया तो फिर कल यहां परफॉर्म कीजिएगा, ठीक। गुड मॉर्निंग सर, आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग टुडे, प्लीज कैन आई हैव योर परमिशन? थैंकिंग यू सर। स्मृति, और कुछ सरनेम में मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। हाँ, स्मृति देवराज। कौन है? आपने भेजा ना ये? फिर शर्मा क्यों रही हो इतना? मुझे लगा किसी और ने तो नहीं भेज दिया आपके नाम से कहीं। अच्छा, चलो ठीक है, रियाज करती रहो मनी मन में, मौका मिलते ही बुलाएंगे। चलिए, एक भाषा का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अंग्रेजी में लोग कहते हैं आई लव यू, तो जवाब में आता है आई लव यू इस पर मैंने एक बात कही थी, उस पर एक क्वेश्चन है कि आप अंग्रेजी माध्यम से जुड़े रहे हैं और अधिकांश बातों का अर्थ समझते हैं। अभी हाल ही में आपने ये एग्जाम्पल दिया आई लव यू टू, इसका अर्थ बताया मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं, पर मेरी राय में इसका मतलब यहां यह है मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। यह एक इडियोमेटिक इंग्लिश फ्रेज है जिसका उपयोग रिस्पॉन्स अर्थात प्रत्युत्तर के भाव में किया जाता है। मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं, इसके लिए आई लव यू ऑल्सो होना चाहिए। दूसरा, आई टू लव यू, निश्चित ही इसका शाब्दिक अर्थ मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं है, किंतु यहां भी एक अप्रकाशित प्रकटन के भाव में है जहां कोई और पहले से सामने वाले को प्रेम करता है। मैं बहुत क्लियर नहीं हूं, इसके ऊपर चेक करेंगे। मेरी तो सामान्य भाषाई समझ ही कहती है कि हमने भी शब्द का प्रयोग कहां किया। एक नियम होता है निकटस्थ अवयव बोलते हैं, हिंदी में भी लागू होता है। इसका मतलब किसी शब्द का मतलब इस बात से समझा जाएगा कि वाक्य में उसकी प्लेसिंग कहां पर हुई है, और प्लेसिंग किसके निकट हुई है। तो आई लव यू टू में यू के साथ टू का भाव है, और आई टू लव यू में आई के साथ है। तो मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं में आई के साथ आना चाहिए, आई टू लव यू। और जब यू के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा तुमसे भी, आई लव यू टू मतलब मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। ये बात सही है कि अब ये इडियोमेटिक फ्रेज बन गया है। इडियोमेटिक फ्रेज का मतलब मुहावरा। मुहावरे कैसे बनते हैं? एक चीज को बार बार दोहराएंगे तो फिर मुहावरा बन जाती है, उसमें फिर लक्षणा आने लगती है। तो लक्षणा जैसे अर्थ में तो मान ही सकते हैं, पर अभिधा वाले अर्थ में इसका मतलब मेरे ख्याल से वही निकलेगा जो हमने उस दिन डिस्कस किया था।
चलिए लौट के आइए ब्रजभाषा पर। अवधि पर प्रश्न कल हमने कर लिए थे सारे, ठीक है। ब्रजभाषा में अखिल भारतीय काव्य भाषा वाला हो गया था, अखिल भारतीय भाषा के रूप में ब्रजभाषा है ना। उसके बाद केवल 2 प्रश्न बचे हुए, एक है ब्रजभाषा की शक्तियां और सीमाएं। इसमें कुछ खास मतलब ब्रजभाषा की शक्ति क्या है और ब्रजभाषा की सीमा क्या है। एक ही शक्ति वही बन गई उसकी सीमा आगे चलकर। मैंने आपसे कहा था कि हर भाषा और बोली अगर एक खास क्षेत्र में चलती जाए तो एक स्थिति आती है जिसके लिए नामवर सिंह ने एक शब्द इस्तेमाल किया, काव्यात्मक भाषा। और दूसरी कौन सी होती है? काव्य भाषा। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोनों को? ये है पोएटिकल लैंग्वेज और ये पोएटिक लैंग्वेज। ठीक वही समस्या यहां पर है ब्रजभाषा के साथ। ब्रजभाषा अपनी मूल प्रकृति में ही बहुत कोमल थी, मधुर थी, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश भाषाओं में स्कोप होता है कि जब आप एक खास रास्ते पर ले जाएंगे तो वो उस रास्ते पर चल पड़ेगी, कोई खास दिक्कत नहीं है। संयोग ऐसा हुआ, अब आप सोच के देखिए कि ब्रजभाषा का मूल रूप पिंगल था। पिंगल में पृथ्वीराज रासो था। पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार से ज्यादा वीरता का स्कोप है। और इसका मतलब यह हुआ कि यदि पिंगल उस रास्ते पर चलती रहती तो ओज वाली भाषा बनने का स्कोप तो था ही उसके पास, कोई समस्या थी नहीं। अमीर खुसरो केवल ब्रजभाषा में लिखते रहे थे। अगर केवल ब्रजभाषा में होते तो हम कहते हैं कि चलिए एक रास्ते पर चल पड़ी भाषा। ये सारा संयोग है वल्लभाचार्य और सूरदास का। और जैसे सूरदास ने 1.25 लाख पद ब्रजभाषा में रचे, इतने प्रसिद्ध हुए सूरदास की, उसके बाद से मतलब ब्रजभाषा सुनने का मतलब हो गया कि अब वात्सल्य या श्रृंगार पे सुनेंगे कुछ ना कुछ। तो धीरे धीरे वात्सल्य के लिए जो कुछ चाहिए, श्रृंगार के लिए जो कुछ चाहिए, वो सब उसमें आने लगा। किसी भी क्षेत्र में जब आप विकास करेंगे, कोई भी व्यक्ति करे, संस्था करे, भाषा करे, आप किसी क्षेत्र में जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नए शब्द अपने आप गढ़ने पड़ेंगे, नई ध्वनियां आनी पड़ेंगी। इस प्रकार ब्रजभाषा श्रृंगार और वात्सल्य के लिए इतनी एक्सपर्ट लैंग्वेज होती गई, इतनी विशेषज्ञ भाषा होती गई कि इसका फायदा भी मिला, नुकसान भी हुआ। इसका फायदा कहां तक मिला? रीति काल तक मिला। भक्ति काल में ब्रजभाषा एक भाषा है और रीति काल में एकमात्र भाषा है, क्योंकि रीति काल का पूरा माहौल वही माहौल है, श्रृंगार वाला माहौल है। तो जब जब श्रृंगार की भाषा चाहिए, जब जब वात्सल्य की भाषा चाहिए, ब्रजभाषा सबसे ऊपर रहेगी। ये बात हो गई थी। दूसरा, आप जरा भक्ति काल में देखिए कि जो प्रबंध काव्यों की भाषा है आमतौर पर कौन सी है, ब्रजभाषा या अवधि है? भक्ति काल में कौन सी 2 काव्य धाराओं में प्रबंध काव्य लिखे गए? राम काव्य धारा में और सूफी काव्य धारा में। उन दोनों की भाषा कौन सी है? अवधि है। और ब्रज भाषा में चली कृष्ण काव्य धारा, और कृष्ण काव्य धारा में सामान्यतः कौन से काव्य लिखे गए? मुक्तक काव्य लिखे गए। इसका मतलब ये भी हुआ कि कुछ तो वजह होगी, संयोग तो है ही, संयोग के साथ कुछ वजह और भी होगी। ऐसा माना जाता है अमूर्त स्तर पर कि यदि आप चाहते हैं समाज को बांधना तो प्रबंध लिखेंगे, और समाज को बांधने की प्रक्रिया उस भाषा में ही होगी जो खुद अपने आप में बंधी हुई, ठहरी हुई, थोड़ी गहरी भाषा होगी। और जिस भाषा में चंचलता होगी, जिस भाषा में तीव्रता होगी, त्वरा होगी, गति होगी, जो अचानक यहां से वहां उछल कूद मचा सकती है, उसमें आप मुक्तक में बहुत सारी बातें कह देंगे। उसके लिए प्रबंध में जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये बात समझना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा क्यों है, लेकिन हिंदी साहित्य और भाषा में सहमति है कि ब्रज भाषा में निहित चंचलता या चांचल्य ने उस मुक्तक के लिए ज्यादा अनुकूल बना दिया। तो ब्रज भाषा की खास बात क्या है, विशेषताएं क्या हैं, शक्ति क्या है? उसकी चंचलता उसे मुक्तक के लिए परफेक्ट बनाती है। उसकी कोमलता उसे वात्सल्य के लिए परफेक्ट बनाती है। उसकी कलात्मकता उसे श्रृंगार के लिए, अच्छी ध्वनि योजना के लिए। और इस वजह से अगर आप देखेंगे ब्रजभाषा के काव्य की शक्तियां, वात्सल्य में आपको ध्यान होगा, सूर को पढ़ते हुए मैंने कहा था कि सूरदास जैसा काव्य हिंदी ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक भी नहीं। और उस समय जो तुलनाएं हुई थी, आपको शायद ध्यान हो कि हमने शेक्सपियर से भी की थी तुलना, लॉन्गफेलो से तुलना की थी, भारत में कालिदास से की थी, तुलसीदास से की थी। हर व्यक्ति इनसे पीछे छूट गया था, क्योंकि वात्सल्य में कोई मुकाबला है ही नहीं।